हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे फिजिक्स के नया चैप्टर है विद्युत। विद्युत चैप्टर के देखेंगे क्वेश्चन आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके करेंगे। देखें, हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। जो कांच की छड़ होती है, अगर हम उसे रेशम से रगड़े, रेशम के कपड़े से अगर रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, या उस पहले ऋणावेशित होगी फिर धनावेशित होगी। तो देखो, आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ में क्या करते हैं, अगर अपनी पेन को लो और ऐसे बार में रगड़ोगे तो क्या हो जाएगी, अगर तुम छोटे छोटे कागजों टुकड़े पे लेके जाओ तो वो कागजी टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। इससे क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, पेन को रेशम से रगड़ते हैं, या कांच की छड़ को हम किससे रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, या अपने पेन को हम बालों से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी छड़ जो होती है वो छड़ हो जाती है धनावेशित। धनावेशित मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे ही आप अपने इसे रेशम से रगड़ोगे, कपड़े को रगड़ने से क्या होगा, वो जो अब छड़ जो होगी उस छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो छड़ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि जब अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी धनावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, रेशम में पहुंच जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश, निगेटिव आवेश होता है। उसी कारण क्या होती है, छड़ हमारी धनावेशित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, यानी कोई आवेशित चालक है तो उसकी जो जो चार्ज होता है वो किस पर होता है, आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाह्य पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर कुछ बाह्य पृष्ठ पर रहता है, या सभी सत्य हैं। तो देखो देखो कंडक्टर की एक पॉसिबल वो होती है, कंडक्टर की जो होती है प्रॉपर्टी वो होती है, जो आवेश जो होता है वो हमेशा सरफेस पर रहता है, यानी आउटर लेयर पे रहता है। देखो कंडक्टर आपने देखा होगा, ACSR कंडक्टर, यानी जो बिजली वाले चालक तार होते हैं, उनमें ऊपर की तरफ क्या होता है, एल्युमिनियम के तार लगे होते हैं, और अंदर एक होता है स्टील का वायर पड़ा हुआ। तो जो चार्ज होता है वो ऊपर की ऊपर चलता है, और अंदर स्टील वायर में करंट बहुत कम फ्लो होता है। इसलिए बात करें कि जो हमारा आवेशित चालक होता है उसका संपूर्ण आवेश जो होता है उसकी बाह्य सतह पर रहता है, यानी बाह्य पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो देखो, दो आवेश हैं, मान लीजिए एक Q1 आवेश ये है और एक Q- आवेश ये है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसे कहते हैं हम कूलाम का नियम। क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जो लगता है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को डोनेट करता है, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से निकालते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी, यानी कूलाम का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो आवेश विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो देखो, अभी हमने कूलाम का नियम निकाला था, क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो देखो, हम F की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/R स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो F1 R1 का स्क्वायर बराबर F2 R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, F1 हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है, दूसरा बल क्या होगा, तो F2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F1 गुणा R1 का स्क्वायर, R1 अपन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अगर R1 तो क्या मान ले, हम R1 बराबर मान ले, क्या R ही मान ले, R1 बराबर क्या मान ले,
R1 बराबर क्या मान लें, R मान लें, और R2 बराबर क्या कह रहा है, ये R को क्या कर दिया, आधा कर दिया जाए, तो R बटे 2 कर दें। तो देखो अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, F2 बराबर F1 जो हो जाएगा, R1 तो R है और इसके पीछे कर देंगे R2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो R से R कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4F1 हो जाएगा। 4F1 मतलब अगर हम क्या करें, त्रिज्या को आधा कर दें, तो हमारी जो त्रिज्या आधा करने से क्या होगा, बल 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। F2 बल कितना हो जाएगा, F1 के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। आगे बढ़ते हैं। समान आवेशों में क्या होता है, देखो अगर कोई समान आवेश है, मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू है, तो आवेश क्या हो, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, प्रतिकर्षण होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, अगर दो चार्ज क्या है, सेम है, समान चार्ज है, या माइनस क्यू और माइनस क्यू होंगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा तो भी क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, यानी समान चार्जों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और हमारे असमान चार्जों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो समान आवेशों में क्या होगा, विकर्षण होगा। विकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब अगर कोई समान चार्जों को एक पास साथ लेके आओगे तो वे क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर के लिए धकेलेंगे। ऐसा ही किसमें होता है, चुंबक में होता है। चुंबक में अगर समान ध्रुवों को पास लाते हो तो एक दूसरे को दूर के लिए धकेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एवोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या होती है, यानी अगर एवोनाइट की छड़ को हम किससे रखें, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से अगर रगड़ते हैं तो ऋण का जो आवेश होता है छड़ का, वो छड़ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन रगड़ने से क्या होते हैं, किस में पहुंच जाते हैं, बिल्ली के खाल में पहुंच जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी छड़ है वो क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। क्या कह रहा है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ होती है, तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी छड़ को किससे रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण क्या होता है, वो उसमें से कोई एक दो इलेक्ट्रॉन निकलकर खाल में पहुंच जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, बचा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दो वस्तुओं, ऐसे समझिए इस क्वेश्चन में आप आसानी से समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए क्या है, ये है, ये कोई चार्ज है, चार्ज में से अगर इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो माइनस का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी वस्तुओं का स्थानांतरण किसके फलस्वरूप, स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आवेशन, ये क्या, आवेशन मतलब आवेशित, यानी अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो क्या हो जाओगे, तो हो जाओगे आप धनावेशित। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो क्या हो जाओगे आप, ऋण आवेशित। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अगर मान लो आपने इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव दे दिया, निकल गया इलेक्ट्रॉन, क्या दिया, दे दिया तो क्या हो गया आप, तो आप हो जाओगे पॉजिटिव, यानी धनावेशित हो जाओगे। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरने के नीचे बैठ जाएंगे और कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो देखो अगर बात करें कार की, तो कार जो होती है प्योरली इंसुलेटेड होती है अगर ऊपर से कोई बिजली गिरती है। अगर आपकी कार के ऊपर कोई बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो आप जो अंदर बैठे होंगे ना, तो आपको क्या करना चाहिए, खिड़की बंद कर लेनी चाहिए, जिससे अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा और आप सुरक्षित बच जाएंगे। क्या करना चाहिए, अगर बिजली गिर रही है कार के अंदर तो क्या, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। ठीक है,
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह क्या नियम है? तो यह है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। इसका कौन सा फॉर्मूला बताया? ये कह रहा है F बराबर 1/4 पाई F साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या कह रहा है? दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखो अनुक्रमानुपाती होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और QT के, ठीक है, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R स्क्वायर के, ठीक है। तो यही ये कह रहा है, ये नियम किसका होता है? कूलाम का नियम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जा सकता है उन दो बिंदुओं के बीच। तो देखो, किसी परपथ में इकाई धनावेश इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिए जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है? विभवांतर की परिभाषा है। किसकी? विभवांतर की। यानी किसी परपथ में इकाई धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों? देखो, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, और आपको पता होना चाहिए विद्युत कब बहती है किसी चालक में। तो उसमें अगर किसी धातु में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो कोई धातु विद्युत की सुचालक है तो उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही क्या होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो, अगर धारा किसी का चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गमन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सबसे अच्छा जो चालक होता है, देखो, वो होता है चांदी। कौन सा? चांदी। फिर तांबा होता है, तांबा के बाद होता है सोना, सोना के बाद होता है एल्युमिनियम, ठीक है। यानी सबसे अच्छा चालक होता है हमारा चांदी, और उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, फिर एल्युमिनियम। ये क्या है? विद्युत के सबसे अच्छा चालक की बात करें तो कौन सा है? चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी इज द राइट आंसर। अति चालकता के लक्षण क्या है? यानी अगर कोई चालक क्या है? अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर है, यानी उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस क्या है इसमें? देखो, इसमें अगर बात करें कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टिविटी जो होती है इनफाइनाइट होती है, और इसमें प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। मतलब चालकता क्या हो उसकी? अनंत हो, और प्रतिरोध क्या हो उसमें? जीरो हो। ये अति चालकता की अति चालकता क्या है? कंडीशन है। यानी अगर कोई अति चालक होगा तो उसकी क्या होगी? चालकता क्या होगी? बहुत। कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत अधिक होगी, और रेजिस्टेंस क्या होगा उसका? जीरो होगा, ठीक है। तो अगर बात करें तो उसकी क्या होगी? पारंगम्यता। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी क्यों बोलते हैं? पारगम्यता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उच्च पारगम्यता होगी। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो सब मेन जो हमारे यूज होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, ये तीनों क्या है? अर्धचालक हैं। और आर्सेनिक क्या है? ये क्या है? कुचालक है, ठीक है। अगर बात करें अच्छा अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक वह चालक है जिसमें इसमें क्या होता है? चालक से कम तथा कुचालक से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसे टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाने पर इसमें क्या होती है? चालकता आती है। और अर्धचालक से यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हुए होते हैं हमारे डायोड, ट्रायोड, और जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं वो सारे इसी से बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, उसे कहलाते हैं। देखो,
बात करें अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होता है, मैंने बताया आपको, अर्धचालक में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो चालक बन जाता है। और इसी अगर उस अर्धचालक में क्या करें, अर्धचालक में ऐसे मान लीजिए अर्धचालक जर्मेनियम अर्धचालक है, और जर्मेनियम के अर्धचालक में हमने क्या किया, उसमें एल्युमिनियम मिला दिया। एल्युमिनियम मिला दिया तो उसकी क्या हुई, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो किसकी तरह काम करने लगेगा, चालक की तरह काम करने लगेगा। तो ठीक है, अगर हम क्या करें, उसमें अशुद्धियां मिला दें तो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा अर्धचालक। और अर्धचालक पदार्थ में अगर हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, ऐसे जर्मेनियम है, ऐसे मान लीजिए क्या है, जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम हमारा अर्धचालक है। अगर इसमें हम एल्युमिनियम मिला दें, एल्युमिनियम मिला देंगे, अगर जर्मेनियम में अगर एल्युमिनियम मिला देंगे तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, हमारा चालक है विद्युत का, तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी और ये एक अच्छे चालक, एक चालक की तरह कार्य करने लग जाएगा। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों में, देखो ये क्या है, चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ की बात करें तो चालक पदार्थ में अगर हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, देखो इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और बात करें चालकता की तो चालकता घट जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है किसके साथ, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन किसके होता है, चालकता के होता है। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी तापमान बढ़ाते हैं तो चालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता घट जाएगी। ऐसे ही देखा होगा आपने कि अगर कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब वो फूकने वाला होता है तो उसका बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक गर्म हो जाता है। जैसे ही गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण उसकी चालकता कम हो जाती है और वो फूक जाता है, यानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आंसर देखो कौन सा बनना, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है। तो आंसर हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता घट जाएगी। तावा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखो चालक की जो होता है हमारा तांबा होता है, सबसे अच्छा चालक क्या है, हमारा चांदी है। ठीक है, चांदी है, चांदी के बाद आता है तांबा, तांबा के बाद आता है सोना, और सोने के बाद आता है एल्युमिनियम होता है। ठीक है, तो बात करें चांदी, चांदी क्या होती है, महंगा होता है, चांदी धातु क्या है, महंगी है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। अगर आप चांदी के तार बिछा दोगे गाँव में तो क्या होगा, कोई तार ही उतार ले जाएगा, बिजली तो गई फिर बाढ़ में, यानी तार ही गायब कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम वायरिंग की बात करें, घरों में जो वायरिंग होती है वो होती है तांबे की। तांबे एक अच्छा कंडक्टर है। अगर सोना फिर और महंगा होता है, इसलिए सोना नहीं लगाते, और इससे अच्छा है एल्युमिनियम। तो हम सस्ता होने के कारण एल्युमिनियम के तार बिछाते हैं, देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम के तार बिछाते हैं। लेकिन तांबा क्या अच्छा चालक है, इसलिए हम घरों की जो वायरिंग होती है वो सारी किस्म होती है तांबे में होती है। और तांबे का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इसमें निम्न प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध इसमें कम होता है, और ये सस्ता भी पड़ता है चांदी की अपेक्षा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, इसलिए हम तांबे का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा होता है, तो देखो धारा का मात्रक जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एसआई मात्रक है ये, कौन सा एसआई मात्रक है, कौन सा, एम्पियर। तो एम्पियर क्या होता है, धारा का मात्रक होता है। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला निकालें तो आर आई बराबर क्या होता है, बी बाई आर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों, यानी कि अगर कोई दो विद्युत तार हैं, ठीक, ऐसे मान लीजिए एक ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए बी है, पॉइंट बी है। ठीक है, इससे यानी कि यहाँ मान लीजिए 10 वोल्ट है और यहाँ क्या बात, यहाँ भी मान लीजिए 10 वोल्ट विद्युत आवेश है। इसमें क्या है, समान विभव है, यहाँ भी 10 वोल्ट और यहाँ भी क्या है 10 वोल्ट है, यानी 10 दोनों पर क्या है, समान विभव है, तो इनके बीच में धारा प्रवाहित
नहीं होगी, यानी धारा जो करंट जो होगी वो प्रवाहित नहीं होगी। अगर मान लीजिए एक ए पॉइंट ये है और एक बी पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ 8 वोल्ट है, तो करंट इसमें प्रवाहित किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। यानी कि करंट यानी धारा प्रवाहित जब ही होगी जब, यानी धारा प्रवाहित होने की कंडीशन है वो अधिक वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर जाती है। अगर दोनों ही वोल्टेज बराबर हो जाएंगी तो इनके बीच में धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित कब नहीं होगी, जब इनके समान विभव पर होंगे दोनों बिंदु समान विभव पर होंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि इसमें देखो करंट प्रवाहित हो रही है 10 से 8 की ओर, लेकिन इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि दोनों विभव बराबर है। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। एसी को अगर डीसी में बदलना है तो किसकी जरूरत होगी, तो रेक्टिफायर की जरूरत होगी, ठीक है। अगर डीसी से उल्टा एसी में बदलना है तो इन्वर्टर की जरूरत होगी, ठीक है, जो सबके घर में लगे होते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। देखो अगर आपने देखा होगा, अगर कोई भी बड़ी लाइन पे अगर लाइनमैन काम करता है तो क्या करता है, पहले तार को जोड़कर वो अर्थिंग कर देता है। इससे ये होता है कि अगर कहीं बाई चांस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो सारी करंट क्या होगी, पृथ्वी में चली जाएगी और उसे करंट नहीं लगेगा, ठीक है। किसके कारण, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और धारा सीधी कहाँ चली जाती है, भूमि में चली जाती है। इसलिए जितने भी ऐसे आपने देखा ट्रांसफार्मर, बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं, उन्हें हम किससे करते हैं, पहले एक तार के थ्रू किससे जोड़ देते हैं, हम जमीन से जोड़ देते हैं, यानी भूसंपर्क कर देते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। देखो विद्युत उपकरण में जो अर्थ का प्रयोग होता है वो सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए, सुरक्षा के लिए। यानी मान लीजिए ये क्या है, कोई मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर में, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर इस ट्रांसफार्मर को एक लेंगे और इससे किससे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसकी बॉडी को अर्थ कनेक्ट करेंगे, जो बॉडी होती है उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर बॉडी पर करंट आ जाता है बाई चांस, ऐसे बारिश के टाइम पे बॉडी पर करंट आ जाता है, तो उस करंट से बचने के लिए हम इसे अर्थ में कर देंगे, यानी कि जो बॉडी पे करंट आ रहा होगा वो अर्थ में चला जाएगा। अगर कोई इस ट्रांसफार्मर को बाद में छुएगा तो उसे करंट नहीं लगेगा। अगर ये अर्थिंग नहीं होता तो उसे करंट लगता और उसे सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, इसे अर्थिंग में कर देते हैं। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। देखो अगर कोई बात करें आदर्श वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर को हम लगाते हैं समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में लगाते हैं इसे, ठीक है, वोल्टमीटर को। और जो वोल्टमीटर की बात करें प्रतिरोध, तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है उच्च होता है। कितना, आदर्श की बात करें तो क्या होता है, असीमित होता है, असीमित या अनंत होता है, असीमित या इनफाइनाइट बोलते हैं इसे। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, असीमित तो उसका होता है करंट, किसका होता है, अमीटर का होता है। किसका, अमीटर का होता है। असीमित ही होता है, ठीक है, असीमित या इनफाइनाइट। अगर बात करें आदर्श वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, असीमित या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी परपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देखो ये क्या, किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम कहता है किसी परपथ में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ का नियम कहता है, ऐसे मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये इस पर क्या है, धारा आ जा रही है, देखिए इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, ऐसे समझिए मैं आ रहा हूं। ऐसे मान लीजिए ये क्या, कोई जंक्शन है, ठीक है। यहां से मान लीजिए इधर से करंट आ रही है, इधर जा रही है, इधर से आ रही है और इधर जा रही है, ठीक है। तो इस पर जो करंट का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए इधर से 10 एम्पियर करंट आ रही है तो 10 एम्पियर इधर निकल गई, इधर से 5 एम्पियर आ रही है, 5 एम्पियर इधर निकल गई, तो इस पर जो करंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, 5 एम्पियर है, ठीक है।
तो इस पर यानी जो किसी परपथ के बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होगा, यहाँ शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ये किसका नियम है? ये है किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का करंट नियम है। एक चालक का प्रतिरोध क्वेश्चन है हमारा, एक चालक का प्रतिरोध कितना है? 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट से धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी धारा प्रवाहित होगी। तो देखो एक हमारा ओम का नियम क्या होता है? बी इक्वल टू आई आर होता है। ये क्या है? ओम का नियम है। अब ये पूछ क्या रहा है? धारा। धारा को किससे नोट करते हैं हम? आई से। तो आई बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर हो जाएगा। अब वोल्टेज इसने कितनी दे रखी है? देखो 110 वोल्ट दे रखी है। कितनी? 110 वोल्ट दे रखी है। और प्रतिरोध कितना दे रखा है इसने? 440 वोल्ट दे रखा है। 440 वोल्ट दे रखा है। 0 से 0 काट देंगे, 11 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 चौक 44, तो 1/4 आ जाएगा। अगर 1/4 की बात करें तो इसे हम लिखते हैं 0.25 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। बी इज द राइट आंसर, मतलब 0.25 एम्पियर हो जाएगा। प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध मात्रक है किसका? ओम का मात्रक प्रतिरोध होता है। ओम का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और ओम का जो फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है। एक फॉर्मूला होता है आर बराबर बी अपॉन आई। दो फॉर्मूला होते हैं और दोनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम। और ओम का सिंबल बात करें तो इसका सिंबल ऐसा होता है ओम का। ठीक है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। देखो घर की वायरिंग जो होती है, घर पर जो बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट। कितनी होती है? 220 वोल्ट होती है। और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी कितनी होती है इसकी? 50 हर्ट्ज होती है। और घरों में लगे सारे जो उपकरण होते हैं वो किस में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। घरों में लगे पंखे सारे किस में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। क्या कह रहा है? किसी चालक के सिरों पर के बीच विभवांतर, विभवांतर जो बी है वो डायरेक्टली समानुपाती किसके है? धारा की। तो धारा क्या है? आई। ये क्या होता है? और अगर हम निकालेंगे इसे, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल बी होता है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को हो जाएगा। अगर हम इसे समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर आई। तो हमारा B इज इक्वल टू आर आई जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओम्स का नियम। क्या होता है? ये ओम का नियम होता है। ओम का नियम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी इज द राइट आंसर। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध की फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिरोध बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ए क्या होता है? ए बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है। और जो हमारा तार जो होता है वो तार क्या होता है? गोलाकार होता है। तो गोलाकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस को निकालें तो प्रतिरोध डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम निकालें तो ये क्या कह रहे हैं? त्रिज्या को आधी कर दी जाए। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? आर वन स्मॉल आर वन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R2 और स्मॉल R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा प्रतिरोध क्या होगा तो R2 बराबर निकालेंगे। अगर हम निकालें, देखो पहले मान लीजिए हमारा प्रतिरोध क्या था? R था। R1 बराबर क्या था? R था। R2 तो हमें निकालना ही है। ये पूछ रहा है त्रिज्या आधी की है। क्या की है इसने? त्रिज्या आधी की है। तो पहले हमारी जो त्रिज्या थी R1 वो क्या थी? R थी। फिर बाद में हमने जो त्रिज्या को आधा कर दिया, क्या कर दिया? R/2 कर दिया। ठीक है, अब R/2 हम क्या करेंगे? R2 की जगह वैल्यू रख देंगे। ठीक है, R1 इधर आ जाएगा, इधर देखो क्या आ जाएगा? R2 निकालना है तो देखो R1 के नीचे आ जाएगी, R1 के देखिए इसके नीचे आ जाएगी, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम रखेंगे R1 गुणा R1 की वैल्यू क्या है? देखो R है। R2 की वैल्यू क्या है? R/2 है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो इससे ये कट जाएगा और दो ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4R1। क्या आ जाएगा? 4R1 आ जाएगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4R1। मतलब अगर हम त्रिज्या को आधी कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा? 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध ये क्या कह रहा है इसने?
त्रिज्या के साथ साथ क्या किया, लंबाई भी आधी कर दी। लंबाई क्या करती है, अगर हम त्रिज्या को आधी करेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो हमें लंबाई पर ध्यान नहीं दिया, हमने क्या निकाल लिया, खाली त्रिज्या निकाल ली है। देखो अभी 1 मिनट रुको, दोबारा करते हैं इसे। फॉर्मूला ये है, अगर इसने क्या किया, अगर कि त्रिज्या, त्रिज्या तो क्या कर दी इसने, R2 क्या कर दी, आधी कर दी, R/2 कर दी। अगर अगर हम किसी तार की त्रिज्या आधी करेंगे तो उसकी लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें फॉर्मूला रखते हैं, R2 की जगह रखिए, अगर हम R2 निकाल लें तो L क्या है, 2L हो गया, और R2 क्या हो गई हमारी, 4R। अगर हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, L/R² से है। ठीक है, L/R² से है। अगर हम क्या करें, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें रिलेशन में। ठीक है, तो हो जाएगा R2 का अगर डायरेक्टली निकाल लेंगे तो हो जाएगा 16R1 हो जाएगा। कितना, 16R1 हो जाएगा अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो ऐसे करेंगे वैल्यू पुट, R2 बराबर L1 R1 R2 L2। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद में क्या आ जाएगा, R1 का 16 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितना, 16 गुना हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना तो इससे हो रहा था और 2 गुना उससे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, इसलिए 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो ओम का नियम कहता है कि किसी परपथ में बहने वाली विद्युत धारा, किसी परपथ में बहने वाली विद्युत धारा जो होती है उसकी वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसमें वोल्टेज है, ये क्या करंट है। तो अगर इसको अगर खोलते हैं तो क्या हो जाता है, आर आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आर आई हो जाता है। ठीक है, तो ओम का नियम परिभाषित करता है वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में, धारा और वोल्टेज के दोनों के बीच में रिलेशन ओम का नियम देता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा रो, आर बराबर क्या होता है हमारा, रो L/A होता है, और रो बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L होता है। अगर इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या हो जाता है हमारा, ओम मीटर। क्या हो जाता है, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया ये ओम मीटर, देखो आर क्या है, ओम होता है, आर का क्या होता है, ओम होता है। ए है, ए एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अगर हम मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट देंगे तो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। यानी ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, मान होता है। एक तार की लंबाई L मीटर है तथा तार खींचकर उसे 2L मीटर कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। देखो अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है हमारा R बराबर रो L/A होता है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, L के। ठीक है, अगर R बढ़ेगी तो L भी बढ़ेगा, और L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगी। तो देखो क्या हो जाएगा, R1 L1 बराबर हो जाएगा R2 L2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, R2 निकालना है। तो R1 तो अलग रख दें, L1 क्या है हमारा L है, और L2 क्या कर दिया हमने, 2L कर दिया। R2 क्या कर दिया हमने, 2L कर दिया। पहले मान लीजिए L जो है वो क्या था, केवल L1 जो था L था, अगर L2 इसने क्या कर दिया है, 2L कर दिया। क्या कर दिया, 2L कर दिया। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे। देखो R2 निकालेंगे तो R1 तो R1 है ही, L1 क्या है, देखो L है, और इसे L2 को इधर लेके आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यानी कि पहले L2 R2 निकालें तो L2 के इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर L लंबाई इसकी क्या कर दी, हमने बढ़ा दी, तो देखो L से L कट गया, तो R2 जो हो जाएगा वो R1 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, अरे हमने गलत कर दिया भाई, क्या हो जाना चाहिए था, इसका 2 गुना होना चाहिए। रिलेशन हमने गलत बना दिया है। यहाँ से क्या होगा, R1 L2 होगा और R2 L1 होगा।
कैसे होगा, अगर इसे देखो, अगर हम इस एल को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 और L1 आ जाएगा ना नीचे, इस प्रकार से होगा। इसलिए हमने ये रिलेशन थोड़ा गलत बना दिया। दोबारा रखते हैं इसमें, देखो R2 निकालना है, अगर हम R2 निकालेंगे इस वैल्यू को तो R1 L2 और अपन L1 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देंगे R, यानी प्रतिरोध R1 है, इसे छोड़ दो, और L2 क्या है हमारा 2L है, और L क्या है L है, तो L से L कट गया तो बराबर क्या होगा 2R हो जाएगा। मतलब अगर हम प्रतिरोध को अगर मीटर की लंबाई दूरी कर देंगे तो दोगुनी करने से क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, यानी जो सामान्य सेल, शुष्क सेल देखेंगे जो बैटरी में पहले जो देखे होंगे आपने घड़ी में पढ़ते हैं, छोटे वाले सेल वो सामान्य शुष्क सेल होते हैं। उनमें जो बना हुआ प्रतिरोध वो बना हुआ जो उसमें जो काला काला होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, काला काला पदार्थ होगा। अगर आपने देखो बैटरी वाले सेल को तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं, उसमें जो लंबे होते हैं इतने छोटे छोटे, उनमें जो अंदर भरा होता है वो अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। अब आपको मैचिंग करनी है कि शुष्क सेल से संबंधित निम्न में से सम्मिलित कीजिए, ऋण इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और द्विध्रुवक डाइलेक्ट्रेट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या है, ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड से जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बनाते हैं जिंक का। किसका, जिंक का बनाते हैं। अगर बात करें धन इलेक्ट्रोड तो इसे बनाते हैं कार्बन की छड़ का। किसका बनाते हैं, कार्बन की छड़ का बनाते हैं। और देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट बना होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का। ये अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यहाँ तक है। और द्विध्रुवक जो बना होता है मैग्नीज के डाई ऑक्साइड का बना हुआ होता है। यानी आपने सेल देखोगे, पहले जो सेल आते थे जो टॉर्च वाले सेल आते थे, मोटे मोटे निप्पो के या ओप्पो के ऐसे सेल आते थे, तो उनमें जो होता था एक तरफ क्या होती, जिंक की टोपी लगी हुई होती थी, उसमें क्या होता था नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था, और पीछे क्या होती, उसमें कार्बन की छड़ पड़ी हुई होती थी एक, तो वो क्या होती, धन आवेशित। तो हमारा अगर आंसर मैच करें तो कौन सा हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी 21 34 कैसे बन गया। तो आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, तो कार में जो पड़ा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो कार की जो बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा हुआ होता है। यानी उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा होता है कार की बैटरियों में। शुष्क सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं। कैसे, प्राथमिक सेल वे सेल हैं। देखो सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जो होते हैं उन्हें एक बार यूज करो उसके बाद फेंकना पड़ता है। द्वितीयक सेल जो होते हैं इन्हें एक बार चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो, फिर चार्ज करो फिर डिस्चार्ज करो, मतलब उन्हें चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक सेल को क्या होता है, एक बार चार्ज किया उसके बाद फेंकना पड़ता है। लोहे के ऊपर जिंक पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे के ऊपर अगर हम जिंक चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगर लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाते हैं तो जिंक चढ़ाने से क्या होता है, उस लोहे पर क्या नहीं लगती, जंग नहीं लगती। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं और उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघट्ट की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है कौन सा, फैराडे का विद्युत संबंधी नियम, फैराडे के विद्युत अपघट्ट नियम, फैराडे के विद्युत अपघट्ट संबंधी तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा, तो इसमें से होगा फैराडे का विद्युत अपघट्टीय नियम का प्रथम नियम है कि विद्युत अपघट्ट की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है, विद्युत की फैराडे नियम के पहला नियम है। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम कौन सा है, यह क्या कह रहा है, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के है। तो बी बराबर क्या होता है, आर आई। ये कौन सा नियम होता है, ओम का नियम होता है। किसका, ओम का नियम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फैराडे का नियम, फैराडे का जो नियम है वो विद्युत अपघट्ट से रिलेटेड है। किससे,
विद्युत अपघट्य से संबंधी है। एक फ्यूज तार का प्रयोग होता है। देखो फ्यूज तार को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हो तो वो करंट तो क्या करे, परपथ को अलग कर दे, यानी परपथ को तोड़ दे। तो हम फ्यूज का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये परपथ को अलग कर दे। जैसे ही हाई करंट आए तो ये जल जाए, जल के क्या होता है, परपथ अलग हो जाएगा और हमारे उपकरण सेफ बचे हैं। तो और जो हमारा जो तार होता है वो किसका बना होता है, लेड और टिन का बना होता है। किसका, लेड और टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, लेड और टिन का बना हुआ होता है। और इसका जो होता है हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और इसका गलनांक जो होता है वो लो होता है। गलनांक क्या होता है, गलनांक कम होता है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध क्या हो, हाई हो, और गलनांक क्या हो, इसका कम हो। और हमारा जो फ्यूज तार किसका बना होता है, लेड और टिन का बना होता है। तो देखो, हानि पहुंचाए बिना विद्युत धारा को प्रवाहित करना नहीं, अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत प्रपथ को तोड़ना। तो हमारा फ्यूज क्या करता है, अधिक धारा प्रवाहित हो तो क्या कर देता है, ये तोड़ देता है धारा के लिए। आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका गलनांक क्या हो, कम हो। मैंने जस्ट अभी बताया था कि गलनांक क्या हो, कम होता है। जो हमारा होता है फ्यूज तार का क्या होता है, गलनांक कम होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और किसका बना होता है, लेड और टिन का बना हुआ होता है। लेड और टिन का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। फ्यूज तार की मैंने अभी क्या बताया, फ्यूज तार का रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। और गलनांक क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक कम होता है। ठीक है, गलनांक कम। देखो किसमें, हाई प्रतिरोध और निम्न गलनांक। देखो उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। जो बिजली का फ्यूज तार होता है वो किस में लगा होता है, लाइव तार में। किस में, जिंदा तार में लगाया जाता है। हिंदी में बोलते हैं जिंदा तार, इंग्लिश में बोलते हैं लाइव तार। यानी जो फेज वाला तार होता है उसमें हम फ्यूज को लगाते हैं जिससे सुरक्षा प्रदान हो। यह मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, नहीं, सीरीज में लगा होता है। यह मुक्ता सिल्वर मिश्रित धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है, अति उच्च नहीं होता है। वेरी हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर तो वो चालक थोड़ी रह जाएगा, फिर तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, संचरण में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए नहीं, वोल्टेज के स्तर को स्थिर करने के लिए नहीं, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। यानी कि अगर सर्किट में विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो रही है तो उसे रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का सिद्धांत किस पर काम करता है, तो फ्यूज का काम करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। देखो जो फ्यूज होता है, फ्यूज में क्या होता है, देखो फ्यूज है, फ्यूज में क्या होगा, अगर प्रतिरोध क्या होता है, इसका हाई होता है। जब प्रतिरोध हाई होगा तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ते ही क्या होगा, वो धातु पिघल जाएगी। क्या होगी, जो टिन और लेड का बना होता है वो धातु पिघल जाती है, क्योंकि उसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो हमारा जो फ्यूज होता है किस पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है तो किसकी बनी होती है, मैंने कितनी बार बताया है, लेड प्लस टिन की बनी होती है। लेड और टिन प्लस टिन की बनी होती है, लेड और टिन की बनी हुई होती है। तो देखो लेड और टिन की मिश्र धातु से बनी हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोग होते हैं। तो एक बिजली का जो तार होता है, फ्यूज तार, उसके क्या गुण होते हैं, मोटा तार होता है, नहीं मोटा तो होता नहीं है, पतला तार होता है। मोटा तार उच्च गलनांक नहीं होता, निम्न गलनांक होता है और मिश्र धातु। मोटा तार नहीं, कम लंबाई होती है, निम्न गलनांक होता है, मिश्र धातु तथा पतला तार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यानी कि कम लंबाई का होता है फ्यूज तार। कितना होता है, मुश्किल से 1-2-3 इंच का,
2-3 इंच का फ्यूज तार होता है, कम लंबाई होती है, निम्न गलनांक होता है, निम्न गलनांक की मिश्र धातु तथा पतला तार होता है। बिजली की बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्या होता है? इसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है। किसका? गलनांक, गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है। यानी बल्ब को अगर तोड़े आप, अब बल्ब को अगर आप तोड़ते हैं तो उसकी तेज आवाज आती है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात में हवा जो होती है वो तेजी से प्रवेश करती है। निर्वात में तेजी से हवा प्रवेश करने के कारण क्या होता है? हमें तेजी से आवाज सुनाई देती है अगर आप बल्ब को तोड़ें तो। क्यों? बल्ब के अंदर अचानक गैस प्रसरित होती है, मतलब बल्ब क्या होता है? निर्वात होता है, या उसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है। तो बल्ब के अंदर क्या होता है? अचानक गैस प्रसरित होती है, इस कारण तेज आवाज होती है। बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? देखो, अगर हम उसमें हवा रहने देंगे तो जो टंगस्टन तार है, टंगस्टन तार पर क्या हो जाएगा? वो उपचयन हो जाएगा, या उस पर जंग लगनी शुरू हो जाएगी। या तो क्या करते हैं हम? टंगस्टन तंतु को उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हवा निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। क्यों? तो देखो, हमारे जो पुराने बल्ब जो आते थे टंगस्टन के टंगस्टन तार वाले, तो उनमें क्या होता था? जो बल्ब जलता तो प्रकाश तो देता था, साथ में ऊष्मा भी देता था, यानी गर्मी भी फेंकता था। और आजकल जो एलईडी चलती हैं या जो फ्लोरेसेंट ट्यूब चलती है, वो क्या करती हैं? वो ऊष्मा नहीं देती, यानी पूरी विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती हैं? प्रकाश ऊर्जा में बदल देती हैं, यानी ऊष्मा बिल्कुल ही नहीं निकालती। तो देखो यार, उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है? नहीं। वोल्टेज घटते बढ़ने का आसान नहीं पड़ता? नहीं। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह प्रकाश ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। और जो हमारा विद्युत बल्ब होता है उसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में परिवर्तित होती है, लेकिन जो ट्यूब होती है उसमें टोटल प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है। क्योंकि जो इसका जो गलनांक होता है बहुत हाई होता है, यानी कि देखा होगा आपने, बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, फिर भी क्या होता है? टूटता नहीं है। तो जो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइक्रोम जो होता है इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, इसकी तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनती। ये प्रयुक्त ए और सी दोनों के कारण है। तो देखो, अगर बात करें हम नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम जो तार होता है इसका बहुत हाई प्रतिरोध क्या होता है? बहुत हाई होता है। और साथ ही साथ अगर ये लाल हो जाता है तो इसकी ऑक्साइड नहीं बनती। ऑक्साइड मतलब जंग नहीं लगती। नाइक्रोम धातु को का जो होता है गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि गलनांक उच्च होता है, और इसका प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च होता है। अरे उच्च प्रतिरोध गलनांक होता है, और साथ ही अगर ये तप्त होता है या लाल बन जाता है तो इसकी ऑक्साइड नहीं बनती, मतलब इस पे जंग नहीं लगती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ये भी ठीक है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रतिरोध हाई होता है तभी तो ये ऊष्मा दे पाता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? तो प्रकाश यानी टोटल जो ट्यूबलाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है? प्रकाश में परावर्तित कर देती है। तो लगभग 60 से 70% क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा में परावर्तित कर देती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। तो देखो, विद्युत हीटर ये भी क्या करता है? ऊष्मा देता है हमें। विद्युत ट्यूबलाइट नहीं देती है। विद्युत बल्ब हमें ऊष्मा देता है। तो जो सबसे ज्यादा ऊष्मीय प्रभाव पर जो आधारित है वो है हमारा विद्युत हीटर। यानी हीटर क्या करता है? बिजली से हमें क्या देता है? ऊष्मा देता है। 100 वाट के बल्ब एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो दिन में एक लैंप द्वारा कितने यूनिट बिजली खर्च की जाएगी? तो देखो, जो बिजली का यूनिट जो होता है, एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट बराबर होता है 1000 किलो, 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर ऐसे लिख सकते हैं।
1000 वाट आवर होता है। या हम लिख सकते हैं इसे 1 किलो वाट आवर। क्या लिख सकते हैं? 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर भी क्या होता है? 1 यूनिट होता है। ठीक है। अब 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलेगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 वाट आवर हो जाएगा। और 1000 वाट आवर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो एक बल्ब द्वारा कितनी बिजली खर्च की जाएगी? 1 यूनिट खर्च की जाएगी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर। अगला 100 वाट के बल्ब बिजली 10 घंटे चलता है, यानी 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक चलता है और 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खर्च होगी। तो देखो हमने क्या किया, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट आवर होता है। ठीक है, या 1 किलो वाट आवर। ठीक है। अब बात करते हैं, इसने क्या दिया? 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे चल रहा है। तो बराबर क्या होगा? 1000 वाट आवर आ गया, वाट आवर आ गया एक, यानी कि या 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया। ठीक है। और ये कह रहा है 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से, तो 1 यूनिट की खर्चा कितना? 5 रुपए है। तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपए। यानी कि ये बल्ब 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है तो कितने रुपए खर्च कर देगा? 5 रुपए खर्च कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 1 यूनिट बिजली खर्च कर रहा है और 1 यूनिट की रुपए कितने हैं? 5 रुपए हैं। तो 5 रुपए खर्च हो जाएंगे। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा हमने किसकी देखी? विद्युत ऊर्जा की। यानी ये किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत खपत का बिल किसके मापन द्वारा आधारित है? तो विद्युत बल्ब का जो हम नापते हैं वो किसके द्वारा नापते हैं? वाटेज के, वाट के अनुसार। किसके? वाट के अनुसार। किसके? वाट के अनुसार नापते हैं। तो किस में मापते हैं हम? किलो वाट आवर में मापते हैं ऊर्जा के लिए। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल वाटेज हो जाएगा। आंसर केवल ए, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे विद्युत धारा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। अब बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।